तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है दिन 18 जनवरी 2025 और आज का ब्लॉग बहुत ही खास रहने वाला है आप सब लोगों के लिए जो भाई क्रोएशिया के लिए अभी बैठा घर पे सोच रहा है, जहाँ उसका परमिट आ चुका है या उसका परमिट नहीं आया या उसकी वीएफएस हो चुकी है या उसका वीज़ा आ चुका है। हर बंदे के लिए आज का ब्लॉग बहुत ही खास है। और अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट रुकने नहीं चाहिए। आज कमेंट रुकने नहीं चाहिए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करना। हाँ, वो भी लोग कमेंट करना जिसका कोई डाउट रहता है, और जिसका कोई डाउट है वो पूरी बात लिखा करे। आप आधी अधूरी बात लिख देते हो कि मेरा ऑफ लेटर इस तारीख को आया था, बाद में कुछ लिखते नहीं हो। ऑफ लेटर किस तारीख को आया था, अप्लाई स्लिप किस तारीख को मिली थी, और कितने टाइम हो चुका है, कौन सी सिटी में अप्लाई किया हुआ है, वो हर बात लिखा करो ताकि पता चल सके कि परमिट आने वाला या नहीं आने वाला। तो परसों तो हमने की थी परमिट और वीजा की बात। आज हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो लोगों के क्लियर ही नहीं हो पाते, कोई इसके रिलेटेड बात ही नहीं कर पाता। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज है दिन 18 जनवरी 2025, फिर से बोल रहा हूं। तो आज से मैंने बोला था 17 जनवरी 2025 को बहुत सारे लोगों के परमिट और वीजा आने वाले हैं, तो वो बात भी आपको पता है, प्रेडिक्शन सच हुई है। बहुत सारे लोगों के परमिट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वीजा भी स्टैंपिंग हुए हैं, और 20-20, 25-25 ग्रुप के इकट्ठे परमिट्स आए हैं। जिनकी अप्रूवल दिसंबर में आ चुकी थी उनके परमिट 17 जनवरी तक आ चुके हैं। और कोई डरने वाली बात नहीं है। जो मैंने नेक्स्ट प्रेडिक्शन की है अपनी पिछली वीडियो में कि जनवरी के एंड में जो भाई अक्टूबर वाले फंसे हुए हैं जिनके वीजा नहीं आए, जनवरी के एंड में आएंगे। और जिनके परमिट नहीं आए, जिनकी अप्रूवल्स आ चुकी हैं और जिनके परमिट नहीं आए, उनके भी परमिट जनवरी के एंड में आएंगे। ये मैं लिख के देता हूं। चाहे मेरे से मैं यूट्यूब पे जो वीडियो डालता हूं वो सेव कर लेना, अगर नहीं आया तो बोलना। जिनकी अप्रूवल आ चुकी है परमिट्स की, क्योंकि अप्रूवल आने के बाद 10 दिन के बाद परमिट आ जाते थे, बट अब अप्रूवल आने के बाद 20 से 25 दिन में परमिट आ रहे हैं। तो काफी लोगों के जनवरी के एंड में परमिट आने वाले हैं। जून और जुलाई वाले स्किप कर लो, बस जून और जुलाई वाले छोड़ो, अपना नया परमिट अप्लाई कर दो। तो चलिए जो छोटे छोटे टॉपिक की बात कर रहा हूं, तो अभी शुरुआत करता हूं उस चीज की। तो सबसे पहले बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए हैं भाई कि मैं क्रोएशिया तो पहुंच गया बट यहां पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। तो देखो वो तो क्रोएशिया पहुंच गए हैं, उनको तो मैंने बता दिया कि भाई ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो और उससे थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीखते रहो। बट जो लोग मेरे भाई इंडिया बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे ये वीडियो है कि देखो भाई, आपने फाइल तो लगा दी। मैं आपको गारंटी के साथ ये बताता हूं कि अगर आप अपने आप को 2 मंथ दोगे, सिर्फ 2 मंथ में, चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती, चाहे आपको क्रोएशियन लैंग्वेज नहीं आती, एक अच्छा सा ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो, उसमें क्रोएशियन और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए बस। ठीक है, वो पंजाबी लैंग्वेज, उसको पंजाबी में है, मराठी में है, चाहे कन्नड़ में है, कोई भी लैंग्वेज है, उस पर आप कन्वर्ट करके लैंग्वेज सीख सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे पेजेस हैं क्रोएशियन लैंग्वेज सीखने वाले, उससे आप सीख सकते हो। मेरा बस मोटिव आपको कहने का यही है कि आप कम से कम 30 से 40% इंग्लिश और क्रोएशियन लैंग्वेज सीख के जाओ, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे ही आप क्रोएशिया पहुंचते हो, क्रोएशिया एयरपोर्ट पहुंचते हो, किसी भी सिटी में पहुंचते हो, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयर क्रोएशियन लैंग्वेज प्रेफर करते हैं या इंग्लिश प्रेफर करते हैं जो आपको नहीं आ पाती। आप लैंग्वेज आप मतलब वो चीज़ सीख के नहीं जाते, तो आपको उसमें बहुत सारा दिक्कत आता है। कोई भी ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो, आज से सीखना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है बाद में क्रोएशिया में। तो जो इसके बाद दूसरा टॉपिक है, सभी लोग ये पूछते हैं भाई सैलरी क्या सिस्टम क्या है अभी के टाइम में क्रोएशिया में। बाइक राइडर में सैलरी क्या है, टैक्सी ड्राइवर में, कंस्ट्रक्शन में, होटल में, एग्रीकल्चर में, फार्म में, क्या सैलरी का सिस्टम क्या है। देखो जो नया रूल आया उसमें 970 यूरो सैलरी कर दी गई है, और मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स जो मेरे थ्रू गए हैं उनको 970 यूरो सैलरी मिलना भी शुरू हो गया है। उनको पूरा पूरा पैसा मिलना भी शुरू हो गया है। हाँ, कुछ कंपनियां टैक्स काट रही हैं, कुछ 200 यूरो टैक्स काट रही हैं, कुछ 225 यूरो टैक्स काट रही हैं। वो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो एम्प्लॉयर की मर्जी है वो काटना है या नहीं काटना टैक्स। ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां टैक्स नहीं काट रही, वो पूरा पूरा पैसा दे रही है, चाहे वो इन हैंड दे आपको कैश में दे, चाहे वो आपके बैंक थ्रू दे। ठीक है, बाइक राइडर की जो सैलरी है वो कमीशन बेस्ड है, और टैक्सी ड्राइवर की जो सैलरी है वो भी कमीशन बेस्ड है। ये दोनों
बाइक राइडर और टैक्सी ड्राइवर ये कमीशन बेस्ड सैलरी है। और जो ट्रक ड्राइवर है, चाहे वो कोरियर ट्रक है, चाहे वो लॉजिस्टिक ट्रक है, उसका अलग है, उसका मैं अलग बता दूंगा। बाइक राइडर में क्या होता है कि कुछ कंपनियां 80% आपको दे रही हैं, 20% खुद रख रही हैं। जैसे आपने 100 यूरो कमाया, 20 रुपए उनके, 20 यूरो उनके, 80 यूरो आपके। ठीक है, ये पर राइड का सिस्टम होता है। ठीक है, मान लो आपने एक राइड लगाई, वो राइड थी 5 यूरो की। ठीक है, उसमें कंपनी ने अपना कट रख लेना। ठीक है, अपनी कमीशन रख लेनी है, और जितनी आपकी कमीशन बनी है आपके जो पोर्टल होता है, जैसे वोल्ट कंपनी का एप्लीकेशन है, उसमें वो जमा होती रहती है। ठीक है, चाहे वो वोल्ट कंपनी है, चाहे वो ग्लोबो है, उसमें वो जमा होती रहती है। आपको वो सैलरी दिखती रहती है कि मेरा आज का कमीशन कितना हो गया, 16, 17, 18, 20 राइड लगाने के बाद आपका कमीशन कितना हो गया। वैसे ही टैक्सी में है, टैक्सी में भी आप राइड लगाते हो, वो भी कमीशन सिस्टम है। कुछ कंपनियां 80% दे रही है आपको, कुछ कंपनियां 90% दे रही है आपको। ठीक है, और 10% भी आप रख रही है। तो इसमें ये काफी अच्छा सिस्टम चला रखा उन्होंने। बट बाइक राइडर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। कुछ कंपनियां, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कंपनियां, अब हाँ कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं उनको बता दूंगा, कुछ कंपनियां मत जाओ बाइक राइडर की, एकदम बेकार कंपनियां है, उसमें तो मत जाओ। ठीक है, कोई मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करेगा, मैं उसको कंपनी का नाम बता दूंगा, उसमें मत जाओ, वो तो बेकार कंपनियां है बाइक राइडर की। ठीक है, और ट्रक ड्राइवर में क्या होता है कि वहां पे 5 यूरो पर घंटे के देते हैं, कुछ कंपनियां 8 यूरो भी पर घंटे के दे रही हैं। काम का फर्क होता है, काम हैवी लोडेड है या काम आराम से किया जा रहा है, तो उसमें फर्क पड़ता है। कोई 5 यूरो दे रही है, कोई 7 यूरो दे रही है, कोई 8 यूरो पर घंटे की दे रही है। तो ट्रक ड्राइवर में भी काफी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा अगर बात करूं कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में होता है फिक्स्ड सैलरी 970 यूरो। बाइक राइडर में और टैक्सी ड्राइवर में फिक्स सैलरी नहीं है, जितना आप कमाओगे, जितनी राइडें लगाओगे, मंथ का जितना जुड़ेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप कमाने को तो 800 भी कमा सकते हो बाइक राइडर में, टैक्सी ड्राइवर में 1000 भी कमा सकते हो, 1500 भी कमा सकते हो। 1500 तो आप टैक्सी ड्राइवर में कमा सकते हो, बाइक राइडर तो भूल जाओ। ठीक है, उसमें आपको बाइक का भी टैक्स देना, बाइक का भी रेंट देना पड़ेगा, आपको अकोमोडेशन का भी रेंट देना पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर और बाइक राइडर की दोनों की बात कर रहा हूं। और खाने का भी अपना खुद ही करना पड़ेगा, वो कमीशन बेस्ड काम है, उसमें आपको कंपनी कुछ नहीं देगी। हाँ, कंस्ट्रक्शन में कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी और एक टाइम का मील प्रोवाइड करेगी। एक टाइम का मील अब सब कंपनियां देना शुरू कर दी है। ठीक है, और 970 यूरो फिक्स सैलरी है। अगर वो टैक्स ना काटे तो आपको 970 यूरो सैलरी मिलेगा। मैं बोल रहा हूं बार बार कि 200 यूरो से लेके 250 यूरो के बीच बीच में टैक्स है। अगर वो कंपनी काटेगी तो वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको समझा देगी। और बाकी एग्रीकल्चर का भी सेम ही है। एग्रीकल्चर में 970 यूरो सैलरी तो बोली जा रही है, बट दी उसमें कम जा रही है। 800 दी जा रही है कैश में, 850 दी जा रही है, वो आपके काम पे डिपेंड है। ठीक है, और होटल में कुछ लोगों को 970 मिल रही है, कुछ लोगों को 1150 मिल रही है, कुछ लोगों को 1200 मिल रही है। जैसे कॉन्टिनेंटल शेफ, अच्छा शेफ है, उसको 1200 भी मिल रही है। कोई अच्छा किचन हेल्पर है, उसको 1000 से ज्यादा मिल रही है। 970 यूरो तो मिल ही रही है, पर वो सीजनल वर्क है। सीजनल के बाद उसमें काफी पंगे पड़ जाते हैं कि बाद में एक्सटेंड नहीं हो पाता, अगर एक्सटेंड करवाना है तो पैसे लगते हैं। तो ये चीजें बहुत ही आम है सीजनल परमिट पे। तो ये तो रही सैलरी की बात। तो आपको जब आपकी फ्लाइट होती है, जब आपने जाना होता है, तो आपको कम से कम मेरे हिसाब से तो आपको 800 यूरो साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि जाते ही चीजें आसान नहीं होने वाली। जाते ही कुछ चीजें आपके रॉन्ग भी चल जा सकती है, आपके ऑपोजिट साइड भी जा सकती है। तो आपको 800 यूरो साथ में लेके जाना पड़ेगा। अभी की लाइफ और पहले की लाइफ क्रोएशिया, अगर पहले की लाइफ क्रोएशिया में बात करें तो पहले बहुत कम लोग क्रोएशिया जाते थे, अब बहुत ज्यादा लोग क्रोएशिया जा रहे हैं। हाँ, मानता हूं सर्वाइवल है क्रोएशिया में, बट अगर सर्वाइवल करते हो 6 मंथ का तो लाइफ अच्छी हो सकती है। जाते ही 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में, 3 मंथ में ऐसा मत किया करो कि हाँ भी यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया। हर बंदा स्ट्रगल करता है, हर बंदा यूरोप में स्ट्रगल करता है। जब यूरोप में 6 महीने अगर वो बंदा स्ट्रगल कर लेता है ना, उसकी लाइफ अपने आप आसान हो जाती है। तो फिर भी मेरे से कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हो। आपको जो भी कमेंट करते हो तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेके आया करूंगा आज के बाद। तो जो इसका थर्ड टॉपिक है, बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि सर क्या जब हम फ्लाइट लेते हैं तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें साथ में लेके जाने हैं, क्योंकि बार बार मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं और बार बार आप वही गलती करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो आपको जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मैं बता देता हूं।
जब आपका वीज़ा लग जाता है, जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, तो पहले नंबर पे आपका होता है पासपोर्ट, फिर दूसरे नंबर पे होती है टिकट, थर्ड नंबर पे होता है आपका वर्क परमिट, फोर्थ नंबर पे होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ट्रैवल इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछता नहीं है वहां पे, ठीक है। और आपसे जो सवाल किए जाते हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे सवाल किए जाते हैं, वो आपसे ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्किप कर जाएंगे और उनको इसके कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप कौन से काम में जा रहे हो। आपने पहले परमिट पे अपने एजेंट से ये पूछ लेना कि मैं कौन से काम के लिए सिलेक्ट हुआ हूं और मेरे को परफेक्ट काम बता दो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्या आप इंडिया में भी यही काम करते रहे हो, क्या आपको ये काम आता है, ठीक है। ये उनके बेतुके से क्वेश्चन होते हैं जो उनको नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि जब परमिट ही आ चुका है, वीजा स्टैंपिंग हो चुकी है, तो आपका कोई मकसद नहीं बनता किसी से पूछने का। वो जानबूझ के डराते हैं आपको। पहली बात तो वो जब आपका पासपोर्ट देखते हैं, आपका परमिट देखते हैं, जानबूझ के आपको लाइन से बाहर निकाल देते हैं कि ये उनका कुछ ना कोई मकसद तो होता ही है, चाहे वो पैसों के लिए है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। वो आपको लाइन से बाहर निकाल देते हैं, फिर आपको वो लाइन में लेके भी आएंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपका फ्लाइट मिस करवा देंगे, कुछ हो जाएगा। फिर आपको पूछेंगे कंपनी का नाम, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कौन सी सिटी में है, ठीक है। ये बेतुके से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। कुछ बंदों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनके बैगेज चेक किए गए हैं प्रॉपरली तरीके से। अगर कोई 10 इंडियन जा रहे हैं, उसमें से एक को बाहर निकाल लेंगे, उनके अच्छे तरीके से तलाशी की जाती है, कपड़े उतार के तलाशी की जाती है। ये भी हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स पे हो रहा है, हमारे ही लोगों के साथ हो रहा है। होता ना कि कोई बाहर से आया बंदा, उसके साथ हो रहा है, हमारे ही एयरपोर्ट पे ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो तो हमें सुधरेंगे नहीं कभी, इतनी औकात तो हमारी है ही नहीं है एयरपोर्ट वालों की, है ना, कि ताकि हम पूरी तरीके से हम उसकी जांच कर सकें। जब परमिट आ चुका है, वीजा स्टैंपिंग हो चुकी है, बंदे के पास पूरे डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। ये लोगों के साथ एयरपोर्ट पे हो रहा है, और 10 में से एक बंदे के साथ ऐसा हो ही रहा है, जानबूझ के लाइन से बाहर निकाल देते हैं। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, वो मैं आपको क्लियरली बताता हूं भाई, वो गलती मत करो जो सभी लोग कर रहे हैं। पीसीसी अपोस्टल ओरिजिनल लेके जाना है, जिसके पीछे स्टिकर होता है, बार बार बोल रहा हूं, जिसके पीछे स्टिकर होता है, वो आपको पीसीसी अपोस्टल ओरिजिनल लेके जाना है, जहां से आपके एजेंट ने दिल्ली से करवाया या पटियाला हाउस से करवाया। बहुत सारे भाई लेके नहीं जाते, बाद में पैसे लगते हैं, डीएचएल के घर से मंगवाते हैं, फिर जाके टीआरसी बनता है, क्योंकि उसी पीसीसी अपोस्टल पे ही आपकी टीआरसी बननी है। 10 फोटोज जरूर लेके जाओ, पासपोर्ट साइज 35x45, 80% फेस, व्हाइट बैकग्राउंड, नो बॉर्डर लाइन। ये चीजें खास तौर पे लेके जाओ, ताकि आपको वहां से निकलवाने में एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो वीएफएस में जो मतलब आपको साथ में लेके जाने हैं, और वहां पे जाके आपको जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है, लोग बार बार पूछ रहे हैं सर क्या इंटरव्यू हो रही है एम्बेसी में, ऐसे वैसे कुछ। मुझे नहीं पता कि आपको किसने बोला है कि इंटरव्यू एम्बेसी में हो रही है। क्रोएशिया का जो डीलिंग करता है वो वीएफएस करता है। वीएफएस कोई इंटरव्यू नहीं लेता किसी की। वीएफएस सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगता है कि ये डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर दो, जो आपको डॉक्यूमेंट आपका एजेंट लेके भेजता है। कोई इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, स्टार्टिंग में आपका एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेता है, चाहे वो बाइक डिलीवरी में जा रहे हो या कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपकी इंटरव्यू लेता है। उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। कुछ कंपनी तो इंटरव्यू लेती भी नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की बातें सुन के किसी पे भरोसा मत किया करो, ठीक है। एम्बेसी कोई इंटरव्यू लेती, सीधा वीएफएस जाते हो, जो बिचौलिया होता है बीच में सेंटर में, जो वीएफएस आगे आप फाइल देते हो वीएफएस को, वीएफएस फाइल देता है एम्बेसी को। तो कोई डरने वाली बात नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता। इस चैनल को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू।